हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है नालायक पति। आशा की शादी रमन से हुई थी। रमन पुलिस विभाग में काम करता था। आशा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और अभी उसकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन किसी ने रमन का रिश्ता आशा के माँ बाप को बताया था। आशा की अभी शादी की उम्र नहीं हुई थी। वह मात्र 19 साल की थी और अभी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में पढ़ रही थी। लेकिन माँ बाप को लगा कहीं इतना अच्छा रिश्ता हाथ से ना निकल जाए। इतनी अच्छी नौकरी है लड़के की, घर परिवार भी अच्छा है। दो बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है और एक छोटा भाई है जो अभी पढ़ रहा है। कोई खास बड़ा परिवार नहीं है, तो यह शादी कर देनी चाहिए। हमारी बेटी आशा हमेशा खुश रहेगी। आशा अभी शादी करना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे आगे पढ़ना था। लेकिन माँ बाप ने उसे समझाया कि पढ़ाई तो शादी के बाद भी वह जारी रख सकती है। पर रमन के माँ बाप को रमन की शादी की जल्दी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाए। इसीलिए शादी कर लेना सही रहेगा। आखिर आशा को अपने माँ बाप की बात माननी पड़ी। अच्छा खासा दहेज मांगा था रमन के माँ पापा ने और आशा के पापा ने उनकी सारी मांगों को पूरा किया था, क्योंकि आशा उनकी इकलौती बेटी थी और रमन बहुत अच्छे पोस्ट पर काम करता था। ऊपर से पुलिस विभाग में था, तो आशा के पापा किसी भी कीमत पर इस शादी को छोड़ना नहीं चाहते थे। आशा की शादी करने के लिए उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी जमीन बेच दी थी, जिससे कि रमन के माँ बाप की सारी डिमांड्स को उन्होंने पूरा किया था और एक बहुत बड़ी रकम खर्च करके अपनी इकलौती बेटी आशा को ससुराल भेजा था, ताकि वह जिंदगी भर सुख आराम से रह सके। लेकिन इंसान जैसा चाहता है वैसा होता कहाँ है। आशा को ससुराल आने के बाद धीरे धीरे ससुराल वालों की असलियत दिखनी शुरू हुई। रमन पूरी तरह से माँ बाप के कब्जे में था और सिर्फ अपने माँ बाप और भाई बहनों के बारे में सोचता था। आशा से उसे कोई लेना देना नहीं था। रमन के पिताजी कुछ खास काम नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी जिंदगी में ज्यादा कुछ कमाया नहीं था। देखा जाए तो रमन के घर वालों का स्टेटस आशा के मायके वालों के बराबरी का नहीं था। लेकिन सिर्फ रमन की नौकरी देखकर आशा के पापा ने आशा की शादी रमन से कर दी थी। अभी नया नया दौलत देखना शुरू किया था रमन और उसके परिवार वालों ने, और वह पागल हो रखे थे। ऊपर से आशा इतना दहेज लेकर आई थी, तो उन्हें और भी अधिक घमंड हो गया था कि उनका बेटा रमन इतना अधिक काबिल है कि उसे इतना दहेज मिला है। रमन की नज़र में आशा की कोई कीमत नहीं थी। वह हर काम अपने मम्मी पापा से पूछकर ही करता था और भाई बहनों पर जान छिड़कता था। पर आशा के पास बस रात को जाता था। आशा को अगर एक हेयर क्लिप की भी जरूरत पड़ती थी, तो रमन बोलता था जाकर माँ से कहो, और माँ से पैसे मांगने पर सासू माँ साफ मना कर देती थी। हर तरह से काबिल होते हुए भी रमन आशा की छोटी से छोटी जरूरत को भी काट देता था और साथ ही साथ कभी कभी अपने माँ बाप और भाई बहनों को खुश करने के लिए आशा के साथ बहुत बदतमीजी भी करता था, जिसे आशा चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। रमन की दोनों शादीशुदा बहनें जब भी मायके आती थी, रमन से अच्छी खासी खरीदारी करवाती थी और रमन भी खुशी से सब करता था। लेकिन आशा को शादी के बाद से उन्होंने एक दुपट्टा तक लाकर नहीं दिया था। रमन के माँ बाप का साफ कहना था कि आशा तो बड़े घर से आई है, बचपन से ही ऐसो आराम में रही है, उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं रही होगी। लेकिन हम लोग तो शुरू से गरीबी में रहे हैं और अब तुम्हारी नौकरी लगने के बाद हमारे पास पैसे आने शुरू हुए हैं, तो पहले अपने माँ बाप और भाई बहन की सारी इच्छाएं पूरी करो। रमन के दोनों बहनें की शादी बहुत छोटे से घर में हुई थी, क्योंकि रमन के पापा की उतनी ही हैसियत थी और उसके बाद रमन की नौकरी लगी थी। इसीलिए बहनें अपने सारे शौक भाई से पूरे करवाती थी और भाई भी खुशी खुशी बहनों के सारे शौक पूरे करता था। रमन का छोटा भाई भी बहुत बड़ी बड़ी डिमांड करता था और हर वक्त रमन से, जिसे रमन एक बार में पूरा कर देता था। और माँ बाप के लिए तो रमन जान देने को तैयार था। कद्र नहीं थी तो सिर्फ आशा की। एक बार रमन की दोनों बहनें मायके आई हुई थी और आशा सो रही थी, क्योंकि उसे सुबह से बुखार था। इसी बात को लेकर
रमन के घर आने पर रमन की माँ और दोनों बहनों ने रमन को इतना भरा कि रमन ने उसी दिन आशा को बहुत मारा। आशा को यकीन नहीं हुआ कि रमन उसके ऊपर हाथ भी उठा सकता है और वह अपना सामान उठाकर मायके चली गई। लेकिन रमन पुलिस विभाग में था और उसने पूरा फायदा उठाया। उसने आशा के पापा को फोन करके बोल दिया कि गलती से भी मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो आपको और आपके पूरे परिवार को ऐसे केस में फंसा दूंगा कि जिंदगी भर जमानत नहीं होगी। और सच में रमन बहुत ही बदतमीज था। आशा के पापा ने लाख कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उनकी रिपोर्ट भी नहीं लिखी। कुछ दिनों के बाद रमन ने फोन करके आशा को अच्छे से धमकाया। तुम्हें तो पता ही है मैं पुलिस विभाग में हूँ और अच्छी पोस्ट पर हूँ। तुम्हारे घर वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अगर तुम सोच रही हो कि मुझसे पीछा छुड़ा लोगी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो भलाई इसी में है। चुपचाप घर आ जाओ और अपना घर संभालो। और अगर अपने घर वालों की भलाई चाहती हो तो चुपचाप अपने घर आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पापा और भाई दोनों को किसी न किसी केस में फंसाकर अंदर करवा दूंगा। और फिर तुम और तुम्हारी मम्मी रोती रहना, कोई सुनवाई नहीं होगी। आशा को पता था रमन बहुत ही बदतमीज किस्म का इंसान है और वह उसके जाल में बुरी तरह से फंस चुकी है। वह ससुराल जाने को तैयार हो गई क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके मायके पर कोई मुसीबत आए। आशा के पापा मम्मी को आज अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि रमन की नौकरी देखकर उन्होंने जल्दी जल्दी में आशा की शादी कर दी। शादी हमेशा बराबरी वालों में करनी चाहिए। रमन के साथ शादी करके आशा की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। यह बात वह अच्छे से समझ चुके थे। आशा के पापा ने बोला, बेटा उसकी धमकी को किनारे कर, मैं तेरा तलाक करवाता हूँ, दूसरी शादी करवाऊंगा तेरी मैं। मत जा वहां, मैं अपनी गलती मानता हूँ। लेकिन आशा ने बोला, पापा अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता और मैं नहीं चाहती कि अब आप लोगों के ऊपर कोई मुसीबत आए। आपने तो मेरा भला ही चाहा था, पर मेरे नसीब में यही लिखा था, तो कर क्या सकते हैं। कहकर आशा अपने ससुराल चली गई। रमन अब और भी ज्यादा बदतमीज हो चुका था क्योंकि उसने देखा उसके डर से आशा वापस घर आ गई है। अब तो रमन और उसके घर वाले आशा को और उसके घर वालों पर और भी अधिक हावी हो गए। आशा की जिंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही थी। नौकरों से भी बुरी स्थिति थी उसकी अपने घर में। और रमन तो अब बात बात पर उसके ऊपर हाथ उठाने लगा था। उसके सास ससुर देवर ननद सब मजे की जिंदगी जीते थे, लेकिन रमन के लिए एकमात्र वह नौकरानी थी और उसके जिस्म की भूख मिटाने वाला एक शरीर, उससे अधिक कुछ नहीं। आशा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कभी कभी आशा का दिल करता था कि वह आत्महत्या कर ले, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं बचा। रमन उसे किसी भी कीमत पर छोड़ेगा नहीं और रमन का सामना वह कर नहीं सकती क्योंकि उसने हर जगह अपनी पहुंच बना रखी थी। इसी तरह से आशा की शादी को 2 साल बीत चुके थे, लेकिन आशा की स्थिति जस की तस बनी हुई थी। रमन के घर वाले एक किराए के मकान में रहते थे क्योंकि रमन के पिताजी की कुछ खास कमाई नहीं थी, तो वह अपना घर कभी नहीं बना पाए थे। और रमन की अभी कुछ सालों पहले भी नौकरी लगी थी, तो अब वह घर खरीदने की सोच रहा था। यह किराए का घर भी रमन ने ही अपनी नौकरी के बाद लिया था, जो कि काफी बड़ा था और इसका किराया 25,000 महीना था। पुलिस विभाग की कमाई के बारे में हर कोई जानता ही है। रमन भी गलत काम करने से बाज नहीं आता था और अच्छी खासी कमाई करता था। इसलिए अब वह घर खरीदने की सोच रहा था। जिस घर को रमन ने किराए पर ले रखा था वह उसी घर को खरीदने की सोच रहा था। काफी बड़ा घर था। पैसों का इंतजाम रमन ने कर लिया था। करीब 1 करोड़ रुपए का घर था, लेकिन रमन ने इतने कम समय में ही अपनी नौकरी में अपने गलत कामों के जरिए काफी पैसा कमा लिया था, जिसका कि उसके माँ बाप भी पूरा समर्थन करते थे। रमन को पता था कि अगर घर रमन अपने नाम पर लेगा तो वह फंस सकता है कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए। इसलिए रमन ने घर अपने माँ पापा के नाम पर लेने का सोचा। हालांकि आशा उसकी पत्नी थी, वह चाहता तो आशा के नाम पर भी घर ले सकता था, पर आशा का उसके जीवन में कोई मोल ही नहीं था। इसलिए रमन ने
घर अपने माँ पापा के नाम पर ही लेना तय किया था, जिससे कि उसके माँ बाप भी बहुत खुश थे और साथ ही साथ भाई बहन भी, क्योंकि घर माँ बाप के नाम पर रहता तो उसमें सबका हक रहता। और रमन के लिए तो सब अपने ही थे सिवाय आशा के। आशा अंदर ही अंदर बुरी तरह से टूट चुकी थी और उसे पता था इस तरह जिंदगी चलती रही तो वह ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगी। आशा के माँ पापा भी अपने नसीबों पर रोते थे और चाहकर भी अपनी बेटी की मदद नहीं कर पाते थे। खैर, रमन ने घर की कीमत अदा कर दी थी और घर की रजिस्ट्री होनी थी रमन के माँ पापा के नाम पर। मकान मालिक ने बोला था, आप जब बोलो जाकर रजिस्ट्री करवा दूंगा, क्योंकि आखिर रमन पुलिस वाला था तो उसके साथ कोई धोखा तो कर नहीं सकता था। रमन अगले दिन अपने मम्मी पापा के साथ मकान की रजिस्ट्री करवाने के लिए जाने वाला था कि रात में जब रमन अपनी ड्यूटी पर था तो उसने काफी शराब पी ली थी। वह खुद ही अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहा था और शराब के नशे में उसने बहुत भयानक एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें रमन की मौत हो गई। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। थोड़ी देर में यह सूचना रमन के घर वालों को मिली। घर पर हाहाकार मच गया। यह क्या हो गया? आशा को भी कुछ समझ में नहीं आया कि अचानक यह सब क्या हो गया। रमन के माँ पापा और भाई बहन बिल्कुल बेहाल हो गए, क्योंकि रमन ही उनके लिए सब कुछ था। और लाजमी सी बात है, जिसका जवान बेटा इस तरह से एक्सीडेंट में मारा जाएगा, उस माँ बाप का ऐसा ही हाल होगा। आशा भी बहुत बेचैन हो गई, पर रमन ने आशा को इन 2 सालों में इतनी प्रताड़ना दी थी, इतना दुख दिया था कि उसे इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था कि उसका पति नहीं रहा, क्योंकि उसे रमन से कभी भी पति वाला प्यार मिला ही नहीं था। उसने रमन से सिर्फ लात घूंसे खाए थे, अपमान सहा था और रमन ने जानवरों की तरह उसे नोचा था। इसके अलावा उसके और रमन के बीच में कोई रिश्ता नहीं था। फिर भी रमन से आशा की शादी हुई थी, इसीलिए आशा की आंखों से आंसू आ रहे थे। पर जो दुख एक पत्नी को होता है पति के गुजर जाने पर, वह भी सिर्फ शादी के 2 साल बाद, वैसा कोई दुख आशा को नहीं हो रहा था। आशा के मायके वाले भी अब तक आ चुके थे। पुलिस वाले रमन की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए ले गए थे। रमन के घर वाले भी वहीं पर थे ताकि बॉडी को लेकर आ सके। आशा घर पर ही थी अपने मम्मी पापा और भाई के साथ। माहौल बड़ा ही गमगीन हो चुका था, पर आशा इन 2 सालों में इतना टूट चुकी थी कि अब और अधिक टूटने की उसमें क्षमता ही नहीं बची थी। आशा के मम्मी पापा और भाई आशा के भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित हो रहे थे। एक तो ऐसे ही उसकी जिंदगी खराब थी और अब एक और लांछन उसके ऊपर लग गया था। लेकिन आशा कुछ और ही सोच रही थी। रमन से वैसे भी उसका कोई खास लगाव तो था नहीं और इतने दिनों में वह पत्थर तो बन चुकी ही थी। तो वह दिल से नहीं दिमाग से सोच रही थी कि एकाएक आशा के दिमाग में पता नहीं क्या आया। उसने अपने भाई से बोला, भाई जल्दी से चलो, मुझे कहीं चलना है, जल्दी गाड़ी निकालो। और आशा ने जल्दी जल्दी अपने सारे डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह निकालने शुरू कर दिए। आशा के भाई ने बोला, क्या हो गया आशा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो और तुम्हें कहाँ जाना है? आशा ने बोला, वक्त नहीं है भाई, बस मैं जहाँ बोल रही हूँ जल्दी चलो। आशा के भाई ने गाड़ी निकाली और आशा भाई के साथ गाड़ी पर बैठकर मकान मालिक के घर की तरफ चल पड़ी। मकान मालिक के घर पहुंचकर आशा ने बहुत ही सामान्य तरीके से मकान मालिक से बात की और बोला, आज घर की रजिस्ट्री होनी थी। मकान मालिक ने बोला, हाँ मैडम, आज घर की रजिस्ट्री होनी थी तो मैं खुद ही तैयार बैठा हूँ। आशा ने बोला, हाँ इसीलिए मैं आई हूँ, घर की रजिस्ट्री मेरे नाम पर होनी है। मकान मालिक आशा को अच्छे से पहचानता था कि वह रमन की पत्नी है और रमन के घर में क्या हिसाब किताब है और आशा का क्या रुतबा है, यह तो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जान सकता था। मकान मालिक को लगा कि रमन अपनी पत्नी के नाम पर घर लेना चाहता होगा। मकान मालिक ने बोला, हाँ रमन जी ने पेमेंट तो पूरी कर दी, बस रजिस्ट्री करनी बाकी है, तो चलिए वह काम भी निपटा देते हैं। और आशा कोर्ट चली गई और उसने मकान की रजिस्ट्री अपने नाम पर करवा ली और घर के कागज लेकर घर वापस आ गई। थोड़ी देर के बाद उसके ससुराल वाले भी रमन की बॉडी लेकर आ चुके थे और उसका अंतिम संस्कार हो गया। रमन की सारी अंतिम क्रिया निपट जाने के बाद
आशा के ससुराल वालों ने फिर से अपनी असलियत दिखानी शुरू कर दी। आशा की सासू माँ ने बोला, डायन खा गई ना मेरे बेटे को। अब यहाँ किसके लिए रुकी हुई है? चल निकल मेरे घर से। तुझे तो अब मैं एक पल भी इस घर में रुकने नहीं दूंगी। अब जब मेरा बेटा ही नहीं रहा तो तू इस घर में रहकर क्या करेगी? जा जाकर मर जा, जहां पर भी मरना है। इतने दिनों में आशा ने कुछ बोला नहीं था, तो आशा के ससुराल वालों को लग रहा था कि वह धक्के मारकर आराम से आशा को घर से निकाल देंगे और रमन की नौकरी उसके भाई को दिलवा देंगे। लेकिन आशा इतनी पागल नहीं थी। उसने अपनी सास को जोर का धक्का दिया और बोली, बुढ़िया अपनी जुबान बंद कर। बहुत सहली तेरी हेकड़ी, तेरी उस कमीने बेटे की वजह से। लेकिन तेरा वह कुकर्मी बेटा जिसने मेरी जिंदगी खराब की थी, अब वह इस दुनिया में नहीं है और उसका भूत आकर तेरी मदद करने वाला नहीं है। आशा के ससुर जी ने बोला, बहू तुझे शर्म नहीं आती अपने दिवंगत पति के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए? आशा जोर जोर से हंसने लगी और बोली, पति? यह क्या पति होता है? मैंने तो कभी नहीं जाना ही नहीं कि पति पत्नी का रिश्ता क्या होता है। बस सामाजिक रूप से हम पति पत्नी थे। मैं तो रमन को बस एक राक्षस के रूप में जानती थी जिसने मेरी जिंदगी खराब करके रखी हुई थी, और अब मुझे पता है कि वह राक्षस मेरी जिंदगी से बहुत दूर जा चुका है, और जब वह राक्षस ही नहीं रहा तो उसके रिश्तेदारों से मुझे क्या लेना देना। इस पर रमन की दोनों बहनों और भाई ने कहा, हाँ तो अपने मम्मी पापा के साथ चली जाओ ना, तुम्हें यहाँ रोका भी किसने है? अब भैया तो रहे नहीं तो तुम यहाँ रहकर क्या करोगी? निकलो इस घर से। आशा फिर से जोर से हंसी और बोली, इस घर से मैं नहीं तुम लोग निकलोगे, क्योंकि यह घर मेरा है। इसे मेरे पति ने अपने पैसों से खरीदा था और इस घर के मालकिन अब मैं हूँ। तो अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और इस घर से तुरंत बाहर निकलो। यह सुनकर रमन के घर वालों को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने तुरंत मकान मालिक को फोन किया और उससे बोला, हमें तुरंत मकान की रजिस्ट्री करवानी है। मकान मालिक ने बोला, जी यह आप सब क्या बोल रहे हैं? मकान की रजिस्ट्री तो आज से 15 दिन पहले ही हो चुकी है। मकान तो मैंने आपकी बहू के नाम पर कर दिया है। अब तो रमन के घर वालों की हालत खराब हो गई। आशा हंसने लगी, बोली, अब यह मेरा घर है, इसकी मालकिन मैं हूँ, और इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा इसका फैसला भी मैं ही करूंगी। तो तुरंत के तुरंत अपना सामान समेटो और इस घर से बाहर निकलो, नहीं तो मैं धक्के मार कर बाहर निकलवाने में देर नहीं करूंगी। और हाँ, बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे छोटे बेटे की नज़र मेरे पति की नौकरी पर है, लेकिन इतनी बेवकूफ़ नहीं हूं मैं। वह मेरे पति की नौकरी है उस राक्षस पति की जिसके लात घूसे मैंने खाए हैं, जिससे मैंने अपमान सहा है। तो वह नौकरी तो मुझे ही मिलेगी। तुम लोग अपना इंतजाम कहीं और कर लो। अब जब रमन के घर वालों को समझ में आ चुका था कि उनके हाथ से सब कुछ निकल चुका है, तो उन्होंने अपना रंग बदल दिया। और रमन के पिता ने बोला, बहू तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हम तुम्हारे पति के माँ बाप हैं। लेकिन आशा अब किसी इमोशनल ड्रामे में नहीं आने वाली थी। इतने दिनों में वह पत्थर बन चुकी थी। उसने बोला, जब पति ही नहीं रहा तो उसके माँ बाप का क्या मैं अचार डालूंगी? चल निकल यहाँ से, शाम तक यह घर खाली हो जाना चाहिए। कहकर आशा अपने कमरे में गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। आज उसे बहुत दिनों के बाद सुकून की नींद आ रही थी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।